हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का PT1 एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। ये आपके रिसेंट सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड क से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़कर हमको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसका आंसर देना है। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है, जो दावाग्नि की तरह सबको जलाने का काम करती है। अगर एक साथ में आपको सबके साथ रहना है तो सबके साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि आपको ये समझना है कि प्रेम से ही प्रेम का जन्म होता है और विश्वास से विश्वास का जन्म होता है। अगर आप किसी से घृणा करेंगे तो घृणा का ही जन्म होगा। जो घृणा दावाग्नि का मतलब आग होता है, आग के जैसा सबको जलाने का काम करेगा। महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। और महात्मा गांधी किस में विश्वास करते थे? वो घृणा को भी प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्वधर्म सद्भाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को समान आदर की दृष्टि से देखा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की धर्मों को वो इक्वल नज़र से देखते थे, इक्वल रेस्पेक्ट देते थे। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बताते हैं। सारे धर्म जो भी बोलते हैं सिर्फ आत्मा की शांति के लिए बोलते हैं। शायद उनका तरीका भिन्न भिन्न हो, अलग हो, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, जो कि है आत्मा की शांति। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। जितने भी धर्म में कौन से चीज पर इंपॉर्टेंस देते हैं? सच्चाई पर, प्रेम पर, समता पर। समता मतलब इक्वलिटी, सदाचार और नैतिकता पर ही ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए धर्म के मूल में पार्थक्य या भेद नहीं है। कोई भी धर्म के गहराई में जाए तो पता चलता है कि सारे धर्म का जो बेसिक चीज होता है वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये जो पैराग्राफ अभी हमने ऊपर पढ़ा उसका एक सही हेडिंग देना है। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है ये पैराग्राफ का नाम ये रखना सही होगा, सांप्रदायिकता और धर्म। अगर आपको कोई और हेडिंग सही लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भावना हेतु क्या किया? जैसे कि अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, देखिए यहाँ पे लिखा है, महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्वधर्म सद्भाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। तो गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भावना हेतु क्या किया? गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भावना हेतु सर्वधर्म सद्भाव द्वारा, याद रखिए ये सद्भाव है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप देख लीजिए, सद्भाव द्वारा, सर्वधर्म सद्भाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भावना की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? उत्तर है, सांप्रदायिक सद्भावना से सभी धर्मों को सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर जोर दिया जाता है, जिससे मनुष्य की आत्मा में शांति बनी रहती है, जो कि मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ, सभी धर्मों की समान विशेषता क्या है? सभी धर्मों की समान विशेषता यह है कि सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो सांप्रदायिक शब्द, इसका मूल शब्द है संप्रदाय और इसमें जोड़ा गया है प्रत्यय इक प्रत्यय जोड़ा गया है, संप्रदाय प्लस इक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न काव्यांशों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये पैराग्राफ आपके हिंदी बुक के कठपुतली कविता से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से क्या कहा? उत्तर है, कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से कहा कि वो धागों से बंधी हुई है और वो बंधन से स्वतंत्र होकर मुक्त होना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतलियों ने पहली कठपुतली के समक्ष क्या सहमति दी? उत्तर है, कठपुतलियों ने पहली कठपुतली के समक्ष स्वतंत्र होने की सहमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें अपने मन के छंद छुए से क्या तात्पर्य है? उत्तर है हमें अपने मन की छंद छुए, इसका तात्पर्य है अपने मन की बात सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? उत्तर है पहली कठपुतली सोचने लगी क्या स्वतंत्र होना उसके लिए सुखमय होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कठपुतलियां स्वतंत्र हो पाई? यदि हो पाई तो कौन सी? उत्तर है नहीं, कोई भी कठपुतली स्वतंत्र नहीं हो पाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं खंड ख की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें क्या कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, जिन शब्दों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के टाइम और यूज करते हैं, नहीं तो या ऐसे शब्द यूज करते हैं, नहीं तो इन शब्दों को यूज करने के बदले हम एक हाइफन का निशान बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं सामासिक चिन्ह। ओके, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं योजक शब्द, और ये योजक शब्द जिस समास से बने होते हैं उस समास को हम बोलते हैं द्वंद्व समास। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए जैसे कि वर्ड्स हम बोलते हैं ना सुख दुख, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? सुख हाइफन दुख। तो ये हाइफन का मतलब क्या होता है? सुख और दुख। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि खट्टा मीठा, खट्टा या मीठा, ऐसे द्वंद्व समास वाले योजक शब्दों का आपको एग्जाम्पल्स देना है। बस 2 एग्जाम्पल्स देना है। मैंने जैसे बोला सुख दुख खट्टा मीठा, आप वैसे ही बोल सकते हैं पाप पुण्य, दिन रात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। अब यहाँ पे कुछ विशेषण या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव के लिए हमको एक प्रॉपर नाउन लिखना है। विशेष्य मतलब नाउन, एक प्रॉपर नाउन यूज करना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मुसलधार, मुसलधार वर्षा। दूसरा क्या है? घना, घना मतलब डेंस, डेंस क्या होता है? जैसे मुझे लगता है घना जंगल। आप कुछ भी सोच के लिख सकते हैं, कुछ नया सोचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, आगे का ऑपोजिट क्या होता है? पीछे। नेक्स्ट वर्ड है इच्छा, इच्छा का ऑपोजिट क्या है? अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नद, सरिता। नेक्स्ट है आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, और दूसरा है आसमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेद लिखिए। पहला है हिमालय, हिमालय का अगर संधि विच्छेद करें तो वो होता है हिम प्लस आलय। नेक्स्ट है विद्यार्थी, विद्यार्थी का जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है विद्या प्लस अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मुहावरों का अर्थ लिखिए। पांवों पर छोड़ना, इसका मतलब है आत्मनिर्भर होने का मौका देना। मन उच्चाट होना, इसका मतलब है उदास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। फूल मत तोड़ो, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कोई चीज करने से हम मना करते हैं उस वाक्य को बोला जाता है निषेधात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य बोला जाता है? निषेधात्मक वाक्य। ये वाला वाक्य है निषेधात्मक वाक्य। नेक्स्ट है बैठकर पढ़ो। जब हम कोई काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं तब उस टाइप के वाक्य को बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो ये बन गया आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? पहला है लड़ाई, लड़ाई में जोड़ा गया है आई प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट शब्द है मिठाई वाला, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग छांटिए। पहला है असफल। जैसे मैंने ऊपर बताया था प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में होता है, लेकिन उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले होता है। तो यहाँ पे मूल शब्द है सफल, सफल से पहले है अ, तो अ बन गया उपसर्ग। इजी है। नेक्स्ट है प्रतिदिन, इसमें कौन सा उपसर्ग है? दिन है मूल शब्द, उसके पहले जोड़ा गया है प्रति, प्रति है उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, योजक शब्दों को चिन्हित कीजिए। क, रंग बिरंगे फूलों ने मेरा मन मोह लिया। मैंने क्या बताया था? योजक शब्द कौन होते हैं? जहाँ पे ऐसे सामासिक चिन्ह का यूज होता है, रंग बिरंगे, ये है योजक शब्द। नेक्स्ट है बच्चे होड़ा होड़ी में क्षमता से अधिक कार्य कर दिखलाते हैं। अब देखिए होड़ा होड़ी, इन दोनों के बीच सामासिक चिन्ह है ना, तो होड़ा होड़ी ये बन गया हमारा योजक शब्द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं खंड ग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? आंसर है पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना, नदी झरनों का बहता जल पीना,
कड़वी निंबोरियां खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों के समान तारों को चुनना और दूर क्षितिज तक उड़ के जाने की जैसी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? आंसर है, नदियां पशु पक्षी इंसान पेड़ पौधे सबको पीने के लिए पानी देती हैं और बदले में हम नदी के जल को दूषित करते हैं। फिर भी नदियां हमेशा सबको जीवनदायी पानी देने में पीछे नहीं हटती। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली आजाद होके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह आगे पीछे धागों से बंधी हुई है, जिससे उसको पराधीनता महसूस होती है। इसीलिए कठपुतली को गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर है, खिलौने वाला अपने मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज से गाना गाकर मुरलियां बेच रहा था। इसीलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेखक नागार्जुन नदियों को किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, लेखक नागार्जुन नदियों को संभ्रांत महिला, बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है खंड घ, क्वेश्चन नंबर 1, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी में फेंका था? उत्तर है, गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ गया? उत्तर है, देवव्रत अपने पिता शांतनु का वचन रक्षा करने हेतु जीवन भर विवाह ना करके आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा की थी। इसीलिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंबा ने मन में किसे अपना पति माना था? उत्तर है, अंबा ने मन में सौंभ देश के राजा साल्व को अपना पति माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर किस पद पर थे? उत्तर है, धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर प्रधानमंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथा का अन्य नाम क्या था? उत्तर है, पृथा का अन्य नाम कुंती था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। मैंने इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक वर्षा ऋतु, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है। बाकी के जो 2 टॉपिक्स हैं, मेरा प्रिय त्योहार और स्वतंत्रता दिवस, इन दोनों के ऊपर आप खुद लिख लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पैराग्राफ लिखना बहुत इजी है। अनुच्छेद लिखना मतलब कोई भी टॉपिक के ऊपर आपके इमेजिनेशन को सेंटेंस का रूप देना और सेंटेंस को लाइन में सजा के एक पैराग्राफ लिखना, बस इतना ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्षा ऋतु के ऊपर अनुच्छेद। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप पैराग्राफ लिखें ना, आपके इमेजिनेशन के हिसाब से जितना एडजेक्टिव आप यूज करेंगे वो आपका पैराग्राफ उतना अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। वर्षा ऋतु सबका प्रिय ऋतु है। तपतपाती गर्मी से बचाने के लिए ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है हम सबका प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु। अगर मैं चाहती तो यहाँ पे लिख सकती थी ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु, लेकिन मैंने क्या यूज किया, तपतपाती गर्मी से बचाने के लिए ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है, खाली वर्षा ऋतु नहीं लिखा, मैंने लिखा हम सबका प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु। देखा कितना अच्छा लगता है सुनने में। इस ऋतु में हम सबको हमारी जीवनदायी पानी मिलती है, खाली पानी मिलती है नहीं लिखा, मैंने लिखा जीवनदायी पानी। कृषक को तो इस ऋतु का इंतजार रहता है। बारिश होते ही किसान खेत में अपना काम शुरू कर देता है। बारिश से नदियों, तालाबों और कुओं में पानी भर जाता है। बारिश का पानी बहुत शुद्ध होता है। बच्चों को बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है, लेकिन इस ऋतु का एक भयंकर रूप भी है। इस ऋतु में अगर ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। बहुत सारी बीमारियां भी इस ऋतु में फैलती हैं। लेकिन आषाढ़ और श्रावण के महीने में धरती का ये रूप बहुत ही मनोरम होता है। चारों तरफ हरियाली भी होती है, जिससे धरती में नई जान आ जाती है। आई होप आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद बाकी दोनों टॉपिक्स के ऊपर पैराग्राफ लिखने में थोड़ी मदद हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल फीस माफ करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रिंसिपल को आप लेटर लिखना है, किस चीज के लिए, स्कूल का फीस माफ करना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल को कैसे लेटर लिखते हैं। जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखें तो सबसे पहले याद रखें आपको स्टार्ट करना है सेवा में से। अगर आपने एप्लीकेशन लेटर राइटिंग वीडियो नहीं देखा है
जो मैंने पहले भी छोड़ रखा है, एक बार आप जाके देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक छोड़ दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वो इंग्लिश में है, एग्जैक्ट हिंदी में भी वैसा ही होता है। सबसे पहले हमको लिखना होता है सेवा में। नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर हमको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय विजयनगर। आपके स्कूल का नाम जो भी है वो स्कूल का नाम लिख दीजिए, और आपका स्कूल जिस एरिया में है नेक्स्ट लाइन में उस एरिया का नाम लिख दीजिए। कहीं पे भी आप कॉमा का यूज मत कीजिए। नेक्स्ट वापस एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए डेट। जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिखोगे उसी डेट को आपको लिखना है यहाँ पर, और डेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 12 जुलाई 2023। नेक्स्ट वापस आपको एक लाइन छोड़ देना है और फिर लिखना है सब्जेक्ट, जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में हम उसको बोलते हैं विषय। ओके, स्कूल फीस माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। बस एक ही लाइन में थोड़े से शब्द में हमको लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको। वापस हमको एक लाइन छोड़ देना है और लिखना है महोदय। देखिए महोदय के नीचे हम जो भी लिख रहे हैं उसको हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। पहले पैराग्राफ में हमको हमारा इंट्रोडक्शन देना है, हमको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो बताना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं वो बताना है, और थर्ड पैराग्राफ में हम प्रिंसिपल को हम अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे, मैं प्रहलाद राव आपके स्कूल की कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक कंपनी में मजदूर का काम करते हैं। उनका एक महीने का वेतन 5,000 रुपये है। इतने पैसे में घर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर में सिर्फ पिताजी ही कमाने वाले हैं और मैं, मेरा भाई, मेरी चाची और मेरी माँ उन पर निर्भर हैं। ये रही हमारी प्रॉब्लम्स। और अब हमको लिखना है हम ये एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे हम, पैसों की कमी के कारण स्कूल की फीस भरने में मैं असमर्थ हूँ, इसीलिए मेरा सविनय निवेदन यह है कि आप मेरा फीस माफ़ कर दें। थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना है ना, तो हम लिखेंगे, अगर आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मेरा स्कूल फीस माफ़ कर देंगे तो मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। नेक्स्ट हमको एक और लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर अपना नाम प्रहलाद राव, कक्षा 7। ये 3 चीज़ें जब आप लिखोगे, आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर नाम और कक्षा, अब यहाँ पे हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, एक के बाद एक लिखते जाएंगे नीचे। दूसरा एप्लीकेशन है, मित्र के कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। देखिए ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर लिखने का पैटर्न क्या होता है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिए। इंग्लिश में मैंने लिखा है और आपको एग्जैक्ट हिंदी में ही लिखना है, बट आपको पैटर्न सेम लिखना है। आई थिंक ये बहुत ईजी है, आप कर लोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ। कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।